रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। निर्मला अपने पति रघु के साथ रहती थी। निर्मला ना तो ज्यादा अमीर थी ना ही ज्यादा गरीब। यूँ कह सकते हैं कि निर्मला और रघु एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। निर्मला और रघु की शादी को 10 साल हो गए थे पर उन्हें कोई संतान नहीं थी। निर्मला की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उसे समाज के ताने सुनने को मिलते थे। ऐसे ही एक दिन निर्मला बाजार में सब्जी खरीद रही थी, तभी उसे उसकी एक पड़ोसन रमा दिख जाती है, जिसने अपने हाथ में एक छोटा सा बच्चा लिया हुआ था। उसे देखकर निर्मला उसे कहती है, अरे रमा, ये क्या, तू बाजार में क्या कर रही है? यार तू तो जानती है ना कि मुझे अभी अभी बेटी हुई है, बस उसी के लिए मैं यहाँ सामान लेने आई हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुझे बेटी हुई है और मैंने तो सुना है कि बच्चों को 1.25 महीने तक बाहर नहीं निकालते हैं, लेकिन तू तो अपनी बेटी को अपने साथ लिए बाजार में घूम रही है। खैर, इन बातों को छोड़ और अपनी बेटी को तो दिखा। मेरा बहुत मन है इसको गोद में लेने का, अगर तू। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ले। अब रमा अपनी छोटी सी बेटी को निर्मला के हाथों में दे देती है। निर्मला उसे प्यार से खिलाने लगती है। तभी रमा की सास वहाँ आ जाती है और निर्मला की गोद से अपनी पोती को देखकर उसके हाथ से बच्ची को छीन लेती है। निर्मला को खरी खोटी भी सुनाते हुए वो कहती है, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी पोती को अपने गोद में लिया। अरे तेरी खुद की तो कोई औलाद नहीं है, इसलिए तू यही चाहती है कि तेरी ही तरह यहाँ की औरतें भी बांझ बन जाएं? आंटी जी, इसको तो मैंने बाद में गोद में लिया है। हाँ, मेरी कोई औलाद नहीं है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप मुझे बांझ बोलेंगी। अरे अब तुम जैसी बांझ औरतों को दुनिया बांझ नहीं बोलेगी तो क्या ही बोलेगी? तूने कभी सोचा भी है, तेरी शादी को 10 साल हो गए, उसमें तूने अपने पति को एक भी औलाद का सुख नहीं दिया। अरे बांझ कही की, मैं तो कहती हूँ कि तू अपने पति को छोड़ दे, कम से कम वो किसी और से शादी कर ले और उसे बच्चे का सुख मिल जाए, वंश आगे बढ़े। बेचारे की तो किस्मत ही फूट गई तुझसे शादी करके। और बहू, तू कान खोल कर सुन ले, अगर मैंने तुझे दोबारा अपनी पोती को इसके हाथ में देते हुए देखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर माँ जी, क्या हुआ अगर निर्मला ने मेरी बेटी को अपने गोद में ले लिया तो? अरे क्या हुआ अगर उसकी कोई औलाद नहीं है तो उसका मन नहीं करता बच्चों को हाथ में लेने का? बस बहू, तू न ज्यादा इसकी हिमायती मत बन। और तू क्या चाहती है कि इसकी छत्र छाया में आकर अपनी बेटी पर इसी की बांझ का छाया डालना चाहती है? तू भी यही चाहती है कि जब तेरी बेटी बड़ी हो और वो अपने ससुराल जाए तो उसको भी सब इसकी जैसी ही बांझ बोले ना? तो बस कान खोल कर सुन ले और अपने दिमाग में ये बात डाल ले कि तू अपनी बेटी इस बांझ के हाथ में कभी नहीं देगी। रमा की सास रमा को कुछ बोलने नहीं देती और वो अपनी बहू और पोती को लेकर वहाँ से चली जाती है। बेचारी निर्मला को रमा की सास की बातों का बहुत बुरा लगता है और वो अपनी आंखों में आंसू लिए अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद निर्मला बेहद रोती है और रोते हुए उसकी आंख लग जाती है। निर्मला खाना बना रही होती है, तभी उसकी बेटी उसे आवाज लगाकर कहती है, माँ, भूख लगी है, जल्दी से कुछ तो दे दो। पता है आज स्कूल में कितना सारा काम मिला है, मैं जल्दी से खाना खाकर अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ। अरे वाह, मेरी प्यारी सी बच्ची को अपने स्कूल का काम करना है। बेटा, बस खाना बनने ही वाला है, मैं इधर रोटियाँ निकाल रही हूँ, तुम जाकर हाथ मुँह धो लो। हाँ माँ, जल्दी से ला दो, भूख लगी है। निर्मला अब जल्दी से खाना बनाने लगती है, तो वहीं अब निर्मला की बेटी हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद निर्मला गर्मा गर्म खाना बनाकर लाती है और अपनी बेटी को अपने हाथों से खिलाने लगती है। निर्मला अपनी बेटी को खाना खिला ही रही होती है, तभी उसके घर की बेल बज जाती है, जिस पर निर्मला कहती है, ओफो, कौन है जो मुझे और मेरी बेटी को समय बिताने नहीं दे रहा है? माँ जाओ देखो कौन है, मैं तब तक खुद अपने हाथों से खाना खा लेती हूँ। बेटा, बजने दे दरवाजे को, तू मेरी खुशी है और ना जाने कितने दिनों बाद तो तू मुझे मिली है, इसलिए मैं नहीं जाने दूंगी। बार बार बेल बजने की वजह से निर्मला की आंखें खुल जाती है। अब जब वो दरवाजा खोलती है तो उसके सामने उसका पति रघु खड़ा होता है। उसे देखकर निर्मला उदास हो जाती है और उसे ऐसे उदास देखकर रघु कहता है, निर्मला, क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? आज की हुई सारी बातें निर्मला अपने पति रघु को बता देती है। साथ ही वो अपने सपने के बारे में भी उसे बताती है और रोने लगती है। उसे रोता हुआ देखकर रघु निर्मला से कहता है, तुम उदास मत हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। अरे दुनिया तो बातें बनाएंगी ना, और उनका काम है बातें बनाना।
अरे तुम चिंता क्यों करती हो? अरे वो लोग नहीं जानते हैं कि वो लोग जिसे बांझ कह रहे हैं वो बांझ है ही नहीं। बांझ तो उसका पति यानी कि मैं हूँ। दिक्कत मुझ में है ना कि तुम में। तुम क्यों चिंता करती हो? पर तुम देखना, भगवान ना हमारी जल्दी सुनेगा। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी उनको बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। और अब जब दोनों बाहर जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी और उस भीड़ में एक बच्चा खड़ा था। उस बच्चे पर एक आदमी चिल्लाते हुए कह रहा था, अरे चोर कहीं के, निकाल जो भी मेरे घर से चुराया है वो मुझे निकाल के वापस दे दे, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पर अंकल, मैंने कुछ नहीं चुराया है। मैं तो ना 2 दिन से भूखा हूँ, तो मुझे भूख लग रही थी तो मैं आपके गेट ना रोटी लेने गया था। मैंने सिर्फ 2 रोटी ली है। मैंने कोई चोरी नहीं की अंकल, बस मुझे भूख लगी थी इसलिए मैं 2 रोटी ले आया। हाय राम, कितना झूठ कहता है ये बच्चा। अरे एक तो मेरे घर में घुस गया, ऊपर से 2 रोटियां भी चुराई और अकड़ ऐसे दिखा रहा है कि जैसे पता नहीं क्या बोल दिया हूँ मैंने। अरे भाई, मैंने तो सुना था कि बच्चे भगवान का रूप होते, लेकिन इसे देख के पता चला केवल भगवान का ही नहीं शैतान का भी रूप होते। अब चुपचाप से ना तूने जो कुछ भी चुराया है वो निकाल, वरना तेरी खैर नहीं। मुझे और भी तरीके आते निकालने के। अंकल जी, मैंने सच में कुछ नहीं चुराया है, मुझे तो भूख लगी थी इसलिए। उस बच्चे की बात का कोई विश्वास नहीं करता। अब वो आदमी उसके ऊपर हाथ उठाने ही वाला था, तभी निर्मला वहाँ आ जाती है और उस आदमी को रोकते हुए कहती है, रुक जाइए। अरे क्या सबूत है तुम्हारे पास कि इस बच्चे ने तुम्हारे घर से कोई सामान चुराया है? अरे वो कह तो रहा है उसने रोटियां चुराई है। अरे जब ये मेरे घर में घुसा रोटियां चुराने के लिए तो कुछ और भी तो चुरा सकता है। 1 मिनट, अभी साबित हो जाएगा। अगर इसने कुछ चुराया होगा तो इसके पास ही होगा। बेटा इधर आओ। बेटा सच बताना, आपने कुछ चुराया है? नहीं आंटी जी, मैंने बस 2 रोटी ली है और ये। बेटा मैं आपकी तलाशी कर रही हूँ इन लोगों की तसल्ली के लिए। इन अंकल को ये बताना चाहती हूँ कि ये अंकल कितने गलत थे। निर्मला अब उस बच्चे की तलाशी लेती है, पर उसके पास से सिवाय 2 रोटी के कुछ भी नहीं निकलता। ये सब देखकर सभी लोगों की नजरें नीचे झुक जाती हैं। ये देखकर निर्मला कहती है, लालत है तुम सब पर। तुम लोग इस बच्चे को चोर बोल रहे हो, जिसने चुराया भी तो क्या है, बस 2 रोटी। अरे अगर तुम लोग किसी को रोटी खिलाकर उसका पेट नहीं भर सकते तो तुम्हें ये हक भी नहीं है कि तुम किसी को चोर कहो। बेटा आपका नाम क्या है और आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? मेरे मम्मी पापा नहीं है और मेरा नाम ना रखने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि मैं अनाथ हूँ, इसलिए ना सब मुझे भिखारी बुलाते हैं। आप भी भिखारी बोल सकती हो। मुझे बुरा लगता है लेकिन क्या करूँ, मेरे हालात ही ऐसे हैं ना सर पे पिता का हाथ है और ना ही माँ का आंचल। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ नहीं पता। इसलिए ये रोटी चुराई थी ताकि अपना पेट भर सकूं। मैंने मांगा भी था लोगों से, लेकिन किसी ने नहीं दिया। सब लात मारते थे। मुझे जब बुखार होता है, मैं किसी के घर के बाहर सोता हूँ ना, तो मुझे लात मार के निकाल दिया जाता है। मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ? उस बच्चे की बात सुनकर निर्मला रो पड़ती है और रोते हुए वो उस बच्चे से कहती है, बेटा आज से मैं आपकी माँ हूँ और वो देखो वो आपके पिता हैं। आज से हम दोनों को माँ पापा बुलाना। और आपको आपकी रोटी मैं देती हूँ। रघु जी घर से 2 नहीं बल्कि 4 रोटियां लेकर आ जाओ। जरा इनको इनकी रोटियां ब्याज समेत तो लौटा दूँ। निर्मला की बात सुनकर रघु घर से 4 रोटी लेकर आता है, जिसके बाद निर्मला वो रोटी उसे देती है और सभी को कहती है, आज से ये मेरा बेटा है और इसका नाम है रवि। इसको आज के बाद कोई अनाथ या भिखारी नहीं बोलेगा। सभी लोगों को निर्मला का बर्ताव बहुत अच्छा लगता है और अब निर्मला रवि को अपने घर ले जाती है, जिसके बाद अब ना तो कोई रवि को अनाथ कहता है और ना ही निर्मला को बांझ। इस तरह से निर्मला का परिवार पूरा हो जाता है। दोपहर के समय जब नवेली अपने कमरे में चैन की नींद सो रही होती है, तभी उसकी सास अलबेली उसे बाजार जाने के लिए आवाज लगाती है। आवाज सुनकर वो नींद में कमरे से हॉल में आती है और आकर सोफे पर पसर जाती है। अरे बहू, कौन सी सोने की बीमारी लग गई है तोहे? भरी दोपहर में खर्राटे ले रही है। अरे उठ जा, सामान लेने बाहर जानो है। हाँ तो सासू माँ शाम को चल लेंगे ना। ऐसो है, इन अखियन को खोल ले और लिस्ट पकड़ के फटाफट बाजार चल मोरे संग। नवेली
आंखें मलते हुए इस सामान की लिस्ट को देखती है और हैरानी से कहती है, सासू माँ, ये अपने घर का सामान है कि पूरे मोहल्ले का? क्या क्या लिख दिया लिस्ट में आपने? अरे गोबर बुद्धि, तेरो पति को जन्मदिन आ रो है, बाकी पार्टी के लिए तो करना ही पड़ेगा ना, सामान लानो है। लेकिन इनके जन्मदिन पर 8 साड़ियाँ, ये तोहफे और बाकी सामान इनका क्या करेगा आपका बेटा? हाय दैया, अरे पार्टी में तेरी ननद और बाकी तीनों ससुराल वाले भी तो आएंगे, उनको का खाली हाथ भेजेगी यहाँ से? सबके लिए ही मैंने ये सारो सामान लिखो है। क्या ननद जी के साथ उनके ससुराल वाले भी आएंगे? हाँ, वो भी एक ना, तीनों ससुराल वाले आएंगे। ये सुनकर ही नवेली अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि भला किसी के 3 ससुराल कैसे हो सकते हैं, तो आपके इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको ले चलते हैं कुछ समय पीछे। अलबेली देवी ने अपनी बेटी तारा की शादी बहुत धूमधाम से एक अच्छे से घर में करवाई थी, लेकिन शादी के 1 महीने बाद ही उसके पति की एक दुर्घटना में मौत हो गई। अलबेली और तारा की सास उसे इतनी छोटी उम्र में विधवा बनकर जीवन नहीं बिताने देना चाहती थी, जिसके कारण तारा की दूसरी शादी भी एक रईस और अच्छे खानदान में करवा दी गई। लेकिन 6 महीने होते ही उसके दूसरे पति ने उसे किसी और लड़की के चलते डिवोर्स दे दिया। इस बात का दुख तारा के मायके वालों से ज्यादा उसके ससुराल वालों को था, इसीलिए उसने अपनी समधन के साथ मिलकर नवेली की ननद तारा की तीसरी शादी करवाई, जहां वो अपने पति और सास के साथ खुशी खुशी रह रही थी। इस तरह तारा के 3 ससुराल थे और तीनों ही ससुराल वालों से तारा के मायके वालों के अच्छे संबंध थे, जिसके चलते हर तीज त्योहार पर तारा के तीनों ससुराल वालों के लिए उसके मायके से तोहफे, फल और कुछ सामान जाया करता था। साथ ही हर पार्टी में भी नवेली की ननद के तीनों ससुराल वालों की शिरकत हुआ करती थी। अरे अब सर काहे को खुजा रही है, चलनो है कि नहीं चलनो है? अरे मना करूंगी तो कौन सा आप नहीं ले जाओगी? आती हूँ थैला लेकर। हाँ हाँ, साथ में मुंह भी धो लियो, कभी नींद में ही खरीदारी करती नजर आए। कुछ देर में दोनों सास बहू बाजार जाने के लिए निकल जाती हैं। समय बीतता है, नवेली के पति विनय का जन्मदिन आता है और सुबह से ही नवेली घर की सफाई में लग जाती है। शाम को घर की सजावट कर वो रसोई में खाना बनाने चली जाती है। शाम के समय उसकी ननद तारा अपने पति अंकुश और सास सुमित्रा के साथ आती है और फिर तारा के पहले ससुराल से उसकी सास कौशल्या और दूसरे ससुराल से ससुर दुग्गल जी भी आ जाते हैं। 8 बजते ही पार्टी शुरू होती है। विनय केक कट करता है और सभी उसे बधाई देते हैं। अपने आसपास नवेली को ना देखकर विनय रसोई में जाता है और उसे वहाँ खाना बनाते हुए देख उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, ये क्या बात हुई? तुम्हारे पति का जन्मदिन है और तुमने अभी तक उसे विश नहीं किया? कहाँ से करूँ, सारा दिन तो काम में लगी हूँ और अब भी अपनी ननद के तीनों ससुराल वालों के लिए पकवान तले जा रही हूँ, क्योंकि तुम्हारी माँ तो अपने समधे और समधनों से बतियाने में लगी पड़ी है। धीरे बोले यार, मेहमान सुन लेंगे। हाँ तो सुनने दो, कम से कम इसी बहाने बुरा लगेगा तो मेरी ननद का एक ससुराल तो कम होगा। अरे इतना तो सगे समधियों से भी भाईचारा नहीं होता जितना सासुर माँ ने मेरी ननद के तीनों ससुराल वालों से रखा हुआ है। वो बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ तारा आकर दरवाजे पर नॉक करती है। उसे देखकर विनय पीछे हो जाता है। तभी तारा कहती है, भाभी गर्म पानी मिलेगा, मेरी सासू माँ को चाहिए था। अच्छा, पर कौन सी वाली सास को, पहली या तीसरी? वो क्या है ना, 3 ससुराल है तुम्हारे, लेकिन सबका ख्याल रखना पड़ता है तुम्हारी इस इकलौती भाभी को। कोई बात नहीं भाभी, मैं खुद ही ले जाती हूँ, आप अपना काम कर लीजिए। नहीं तारा, तू जा, मैं पानी लेकर आता हूँ। तभी तारा वापस हॉल में चली जाती है। कुछ ही देर में नवेली सभी के लिए खाना लगा देती है और एक एक कर सभी को खाना परोसने लगती है। तभी तारा की पहली सास कौशल्या कहती है, अरे नवेली बेटा, दुग्गल जी को खीर थोड़ी और परोसो। अरे नहीं बेटा, मैं तो वैसे भी शुगर का पेशेंट हूँ। तुम ना सुमित्रा समधन जी को परोसो, उन्हें ना बहुत पसंद है खीर। कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब, मेरी भी कोई उम्र रही है मीठा खाने की। हाँ तो एक काम करती हूँ, ये खीर मैं पड़ोसियों के घर जाकर परोसाती हूँ। अरे सासू माँ ने ननद जी के ससुराल वालों के लिए ही मुझसे मेहनत करवा कर
खीर और ये पकवान बनवाए हैं। अभी आप लोग नहीं खाएंगे तो कैसे चलेगा? वैसे अलबेली बहन जी, आपका दिल बहुत बड़ा है। जब तारा मेरी बहू थी तब भी, और अब जब बहू नहीं है तब भी आप मुझे वैसा ही मान देती हैं जैसा कि तारा बहू की सास सुमित्रा को। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। मेरे नालायक बेटे ने तारा बहू के साथ रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन आपने अभी तक मुझे अपना समधी माना हुआ है। अरे जा में कौन सी बड़ी बात है गई। तारा बिटिया के विधवा होने के बाद भी आपने बाकी दूसरी शादी के लिए सोची। कौन सास ऐसी सोच रखे है? और दुग्गल समधी जी, आप अपने बेटे से बढ़कर मेरी बेटी को मानते हो। जे कोई कम है का? सबसे आभारी तो मैं सुमित्रा बहन जी की हूँ। पिछले 2 ब्याह के बारे में जान के भी जाने तारा को अपनी बहू बनाने का फैसला कियो। उन सब की बातें सुन अलबेली की बहू नवेली कोने में खड़ी अपने पति से कहती है, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, तुम्हारी माँ नाम की ही नहीं काम की भी अलबेली है। अरे यार, बेटी के ससुराल वालों के नखरे उठाना कोई आसान काम है क्या? पर तुम्हारी माँ तो खतरों के खिलाड़ी हैं, क्योंकि वो एक नहीं अपनी बेटी के तीनों ससुराल वालों का ऐसे ख्याल रखती हैं जैसे वो उनके अपने रिश्तेदार हों। अरे तुम चुप रहो यार। कुछ देर में अलबेली तारा के तीनों ससुराल वालों को कुछ तोहफे देकर विदा करती है। समय बीतता है। एक रोज जब नवेली अपनी सास के साथ टीवी देख रही होती है, तभी फोन बजता है और अलबेली कहती है, अरे तारा बिटिया, का हाल चाल है गो तेरो? और ससुराल में सब कुशल मंगल तो है ना? आ गया 3 ससुराल वाली ननंद का फोन। जरूर कोई बुरी खबर होगी। कभी कभी तो लगता है कि काश मेरी कोई ननंद ही ना होती, क्योंकि ननंद ना होती तो ननंद के 3 ससुराल ही नहीं होती। परेशानी की असली जड़ तो ननंद है। हाँ हाँ, मोहे सब समझ आ गई, रखती हूँ। अलबेली फोन रखकर अपनी बहू से कहती है, बहू, दामाद जी की बरसी हैगी तो? बरसी? हाय दैया, अंकुश नंदोई जी कब निपट गए सासू माँ। अब ननंद जी की चौथी शादी करवानी पड़ेगी। हे भगवान, कितना बेरहम है तू। अरे नास पीटी, पूरी बात तो सुन ले। पहले ही अनाप शनाप बकनो चालू कर देती हैगी। अरे अंकुश दामाद जी भले चंगे हैंगे। वो तेरी ननद के पहले पति की बरसी का दिन आ रहे हो है। वाके लाने फोन करो तो तारा ने चलने की तैयारी कर ले। सासू माँ, ननंद जी को कहो ना कि वो अपने अभी के ताजा ससुराल पर ध्यान दे। पुराने 2 ससुरालों से जुड़े लोगों के बारे में इतना क्या सोचना। उनके चक्कर में मुझे और अपनी ननंद के 3 ससुराल वालों की खातिरदारी करनी पड़ती है। अरे बहू, रिश्ते कोई कच्चे धागे ना होवत है जो पल में तोड़ के काम चल जाए। हाँ तो क्या हुआ, जूट की रस्सी है जो कभी टूटेगी ही नहीं। सासू माँ, ननंद जी का ससुराल वाले उनको संभालने दो। उनके चक्कर में आप मेरी चटनी क्यों बनाती हो? देखो, ऐसा ही रहा ना तो आपकी बहू अपना ससुराल छोड़ देगी। और कहाँ को जाएगी? अपने मायके, क्योंकि ननंद जी की तरह मेरे 3 ससुराल तो है नहीं जहाँ एक सास से झगड़ा होने पर दूसरी सास के पास रोने चली जाऊँ। रुक अभी, झाड़ू कहाँ है? सासू माँ, मैं तो मजाक कर रही थी। अरे सुनो तो सही। तेरो मजाक तो मैं निकालती हूँ, रुक अभी। तभी उसकी सास बगल में पड़ी झाड़ू लेकर उसे सूतने के लिए दौड़ती है, तो नवेली अपने कमरे की तरफ भागने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।